अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम गोया और मैं हूं अरसलान खालिद। आज के प्रोग्राम में इस वक्त जो कल से एक सिलसिला चल रहा है और हर किसी की कोशिश है कि क्रेडिट लिया जाए, गो कि ये पाकिस्तान और स्टेट के लिए एक बड़ी पॉजिटिव चीज़ है कि पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट से बाहर निकलता है और इसमें पहली कामयाबी यकीनन पाकिस्तान को हो भी गई है। जो 36 के 36 निकात थे उन पर अमल दरामद हो गया और उसको एक्नॉलेज कर लिया गया है, लेकिन अभी कुछ महीनों का वक्त है और उस जो ग्रे लिस्ट से निकलना और वाइट लिस्ट पर पाकिस्तान ने आना है, इस सारे मामले को मशरूत किया गया है। एक टीम जो FATF की है जो पाकिस्तान का दौरा करेगी और फिर हतमी तौर पर ये सारा मामला अमल में आएगा। लेकिन कल से एक बात चली, जबकि ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं आई थी, FATF का इजलास जारी था बर्लिन में कि पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से निकल रहा है और ये खबर आने की देर थी कि सब ने इस सारे मामले पर अपना पूरा क्रेडिट लेना शुरू कर दिया। PTI इसको अपनी फतह, अपना क्रेडिट करार दे रही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बयानात कुछ आए जिसमें बिलावल साहब की मेहनत का नतीजा FATF से निकलने को करार दिया गया। PMLN इस पर अपना क्रेडिट शेयर कर रही है। फ़ौज की एक कोर कमेटी जो तश्कील दी गई थी उसके साथ एक कोर सेल था जो तश्कील दिया गया था। तो इस तरह की एक सारी सूरत हाल है। लेकिन जहाँ जहाँ कोई ख़राबी होती है या कोई नेगेटिव चीज़ होती है या मुल्क की मैशत ठीक नहीं है या मुल्क में महंगाई हो रही है या बेरोज़गारी बढ़ रही है, तो उसमें हम देखते हैं कि एक जो रिवायत है वो मलबा डाला जाता है माजी की हुकूमत पर, दूसरों पर। ये PTI भी यही करती रही अपने इक़्तिदार में। अब इस वक्त जब वो इक़्तिदार में नहीं है, महंगाई हो रही है, मौजूदा हुकूमत माजी पर मलबा डाल रही है और माजी की हुकूमत मौजूदा हुकूमत को, जो इम्पोर्टेड हुकूमत जिसको वो कहते हैं, उसको मुर्द इल्ज़ाम ठहरा रही है। तो ये एक सिलसिला इस वक्त चल रहा है। मैं चाहूँगा दो चीज़ों पर हम बात करें। एक तो ये FATF का मामला, यकीनन ये पाकिस्तान के लिए खुशाइंद है, लेकिन जो मजमूई हमारे रवैये हैं, बुराई का मलबा दूसरे पर डालना और अच्छाई का क्रेडिट सब ने लेना, एक तो इस पर भी हम बात करें। इसके साथ साथ इस वक्त जो एक बहुत बड़ा मसला है, जो हमने हालिया पेट्रोलियम प्राइसेस देखी हैं, उसके बाद एक हफ़्ते के दौरान जो महंगाई की शरह है उसमें 3.38% इजाफा विद इन 1 वीक देखने में आया है और मजमूई शरह इस वक्त 27.82 यानी कि ऑलमोस्ट 28% पर महंगाई की मजमूई शरह जा चुकी है, विच इज़ क्वाइट अलार्मिंग। और इसमें भी एक दूसरे को ब्लेम्स दिए जा रहे हैं और यकीनन ब्लेम्स अपनी जगह पे, बट एज ए मैटर ऑफ फैक्ट एक आम आदमी के लिए बेतहाशा मुश्किलात हैं। एनर्जी क्राइसिस की आगे बात है, उसके बाद हमने देखा कि लोड शेडिंग में इजाफा है, फिर बिजली को मज़ीद महंगा करना है और हत्ता कि कल यहाँ तक की बात सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी में आई कि मोबाइल कंपनीज़ ने यह कहा है कि जिस तरह बिजली की लोड शेडिंग होती है इसी तरह हमें फ़ोन कॉल्स की लोड शेडिंग भी करनी पड़ेगी। अखराजात इतने बढ़ गए हैं, टैक्सेस इतने हैं। तो ये सूरत हाल है। मैं चाहूँगा इस सारी सूरत हाल पर भी हम बात करें। गेस्ट पार्टिसिपेंट्स का तारुफ कराता चलूँ। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रही हैं शैला रज़ा साहिबा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा है। बहुत शुक्रिया मैडम आपके वक्त का। गज़ाला सैफ़ी साहिबा हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रही हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा है। मुझे नहीं पता कि अब तक इनको MNA कहना चाहिए या नहीं कहना चाहिए। मोहसिन बेग साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप भी सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। शैला साहिबा, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे। एक तो पाकिस्तान के लिए पॉजिटिव चीज़ है, चीज़ें आसान होंगी, बेहतरी होगी। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स अगर हमें ग्रे लिस्ट से निकालती है, क्या बेहतर हो कि सिर्फ इसको मैडम यहाँ तक ही रखा जाए कि ये पाकिस्तान के लिए बेहतर है, सभी की कोशिशें हैं। हम क्रेडिट क्यों फ़ौरन हर कोई लेने लग पड़ता है और ब्लेम्स क्यों दूसरे पे डाले जाते हैं मैडम? हिना रब्बानी खर साहिबा वहाँ पे हैं और उन्होंने कहा है क्रेडिट कोई भी ले ले और बड़े वाज़े अंदाज में उन्होंने कहा है कि एक्शन प्लान 2018 और एक्शन प्लान 2021 जो है उन दोनों पे अमल हुआ है, उनको एक्नॉलेज किया गया है और इसके साथ साथ जो है हमने टेक्निकल एवेलुएशन और डिप्लोमेसी की है। अब इसका क्रेडिट कोई भी ले ले। सुबह अखबार में पढ़ रही थी, आर्मी चीफ साहब ने भी इस्टेब्लिशमेंट कोर को और कहा है कि नेशनल लेवल पे जो कोशिशें हुई हैं उन सब की वजह से है। तो एक 2 महीने से आई हुई चीज़ जो है वो यही कर सकती है कि जो उसका वक्त है उसमें वो डिप्लोमेसी करे, टेक्निकल एवेलुएशन कर दे। बाकी तो आप इस तरह नहीं कह सकते। जो हिना ने कहा है उसमें यही कहा है कि 2018 और 2021 के एक्शन प्लान की जो है एक्नॉलेज किया गया है।
शाला साहब, तो फिर ये क्रेडिट पीटीआई को दें। पीटीआई की गवर्नमेंट थी 2018 में, जब ग्रे लिस्ट पे गए, ब्लैक लिस्ट में जाने का खतरा ये था। तो सीधी बात है ना, मतलब इसमें क्या बात है, उसी पे ही इन्होंने कहा है कि जिसका जो मर्जी है वो क्रेडिट ले ले, लेकिन ये इस्टेब्लिशमेंट कोर कमेटी और 2018 में इलेक्शन में जाने से पहले ये शायद एक एक्शन प्लान बना था, फिर एक 2021 में बना, उस पर अमल हुआ, इस्टेब्लिशमेंट ने भी करवाया, नेशनल गवर्नमेंट ने भी कराया और पहली हुकूमत ने भी एक कोशिश की, और उसके बाद अभी जो थोड़ा सा लम्हा था उसमें भी एक डिप्लोमेसी की गई, टेक्निकल इवैल्यूएशन की गई। तो इसमें मैं तो नहीं समझती कि हिना रब्बानी खट साहिबा ने कोई क्रेडिट लिया है। ठीक, आप नहीं समझती कि उन्होंने कोई क्रेडिट लिया है, लेकिन ओवरऑल मैडम इस पे भी कमेंट शाला साहिबा कर दीजिएगा कि खुद का है कि भाई जिसका दिल चाह रहा है वो क्रेडिट ले ले। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, ये क्या मामला है कि ओवरऑल मैं जनरली इस मैटर से हट के भी रवैयों की बात कर रहा हूँ कि जो भी अच्छी चीज़ होती है तो उसमें सब कहते हैं इसमें मैंने भी हिस्सा डाला था, बुरी चीज़ में कोई अपना 1% हिस्सा नहीं मानता, ये क्यों है? देखिए, मैं ये कहना चाहती हूँ कि कौमी रियासत के मामलात ऐसे होते हैं जिससे कोई भी हुकूमत किसी भी पार्टी की उसको बुरा नहीं करना चाहती। हाँ, ये उसकी अहलियत होती है कि वो किस तरह से लेके चल रही है। ये टेरर फाइनेंसिंग के इश्यूज़ हैं, इसमें आपको हर वक्त अपने स्टेटमेंट से लेके अपने हर अमल से ये बताना है कि पूरी दुनिया जो इस वक्त टेररिज्म को फेस कर रही है उसमें हमारे यहाँ टेरर फाइनेंसिंग नहीं हो रही। तो हमारा कोई बयान ऐसा नहीं होना चाहिए जहाँ पे कहीं बयान भी कि जहाँ पे कहीं हम किसी टेररिस्ट को सपोर्ट करें या टेररिज्म एक्ट को या किसी टेररिस्ट की मौत को। तो ये एक एक्शन प्लान थे जो कि इस्टेब्लिशमेंट कोर कमेटी ने नेशनल गवर्नमेंट के साथ जो भी हम कह सकते हैं उनके साथ मुख्तलिफ औकात में किए, उन पर अमल करवाया और जो भी वज़ीर ख़ारजा रहा उसने अपनी डिप्लोमेसी भी की, क्योंकि इस वक्त 2 महीने से ये हैं तो इन्होंने भी कर ली। तो उसी पे हिना रब्बानी खट साहिबा ने कहा है कि बड़ा वाज़े कि दोनों प्लान अप्रूव हुए और उसके साथ साथ टेक्निकल एवेल्युएशन और डिप्लोमेसी भी की गई और जिसको चाहे वो क्रेडिट ले दे। सिर्फ यह है कि ये खुशी की बात है। अब जब पीटीआई गवर्नमेंट इसका क्रेडिट ले रही है तो यकीनन कि पीटीआई गवर्नमेंट 3 साल 8 महीने में मईशत का जो हाल किया है उसका भी लेगी क्रेडिट कि 76% हम कहते थे 80, इनके मिनिस्टर ने कहा 76% हमने कर्जा बढ़ाया है, 76% ही जो है ट्रेड डेफिसिट भी है, फिर इसके साथ साथ जो है और भी बहुत सी चीज़ें। तो यकीनन कि अगर 3 साल 8 महीने वो रोते रहे कि हमें कुछ अच्छा नहीं मिला, तो अभी तो 2 महीने ही हुए हैं हमें, तो हम शाला साहबा पॉइंट आ गया। मैं जरा गजाला साहबा की जाने बढ़ूं, फिर बेग साहब की जाने पे जाना है। इमेज बिल्डिंग हमने की है। ठीक, ये पॉइंट आपका वैलिड है। मैं जरा यही गजाला साहबा के सामने लेके जाऊंगा। जाकर IMF के पास जाके ये यकीन दिलाया है कि ये नहीं होगा कि कोई हुकूमत अगर माहिदा करके जाती है गलत सही तो हम उसे पूरा ना करें। रिव्यू भी कराया है और वो मुश्किल फैसले भी लिए हैं जो ये नहीं ले रहे थे, लेकिन महंगाई बढ़ रही थी। ठीक है, शाला साहबा पॉइंट आ गया। गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, ब्रेक की जाने बढ़ेंगे, ब्रेक से वापस आकर मजीद बात करते हैं, साथ रहिएगा। वेलकम बैक। मैं गजाला साहब आपसे जानना चाहूँगा, इमरान खान साहब का स्टेटमेंट है कि पीटीआई के दौर की रिपोर्ट पर एफएटीएफ ने पाकिस्तान एक्शन प्लान को मुकम्मल करार दिया। शेख रशीद साहब क्रेडिट दे रहे हैं, हमाद अजहर साहब को कल से मुबारकबादें दी जा रही हैं। तो हम ये तो शाला साहब ने भी कहा, सब मानते हैं यकीनन के मुख्तलिफ नकात थे, टारगेट्स थे जो आपने अचीव किए और ये एक चीज़ की कॉन्टीन्यूटी है। लेकिन मैडम सवाल यही है, अगर ये आपके किए हुए काम की कॉन्टीन्यूटी है तो फिर जो मैशत की ख़राबी है या महंगाई है या बाकी मामलात हैं वो भी तो आपकी परफॉर्मेंस की कंटिन्यूटी होनी चाहिए। उस पे आप पूरा मलबा इन पे डाल देते हैं और खुद उस पे कुछ भी नहीं अपने आप को जिम्मेदार ठहराते। देखिए, ये 2 सवाल आपने जोड़ दिए एक दूसरे के साथ।
असल बात तो ये है किस तरह शैला रजा साहिबा ने बड़े डिप्लोमेटिक अंदाज में ये बात की कि चाहे जो भी ले ले 18 से के दरमियान जो कुछ हुआ वो प्लस हुआ, बट उसका क्रेडिट जो भी ले ले। और अभी तो टेक्निकल जो एडवाइस है वो अक्टूबर में वो उसको असेस करेंगे टेक्निकली एग्जैक्टली सब कुछ जो कि पेपर पे नज़र आया है वो तो टिक हो गई हैं चीज़ें, वो जो कुछ पेपर पे नज़र आया उसको किस तरह से एक्नॉलेज हुआ है, क्या मनी लॉन्ड्रिंग तो नहीं हुई इस दौरान में, और कोई ऐसी चीज़ें जिनका वादा किया गया था वो ब्रेक तो नहीं, ये भी होगा। जनरली इट्स अ वेरी इकोनॉमिक एंड प्लस इंडिकेटर, और वो प्लस इंडिकेटर में यकीनन आप देख लीजिए, अब कोई भी नहीं ले सकता जो डिप्लोमेसी एक विजिट की डिप्लोमेसी का अगर पूरा ही आप ले लेंगे जो डिप्लोमेसी, तो सेवरल मीटिंग्स और मुख्तलिफ औकात पे लोगों के साथ जो डायलॉग हुआ, जो इंटरनेशनल प्रेशर भी बिल्ड हुआ, जो एलायंस डेवलप हुए उनकी वजह से भी हुआ, और जो इंटरनल जो टिक लगी है 34 या 36 जो भी इंडिकेटर्स थे उनमें बहुत सारी चीज़ों को बहुत रिजर्वेशंस के साथ और बहुत जिम्मेदारी के साथ कोशिश की गई कि आवाम के ऊपर उसका डायरेक्ट प्रेशर बहुत कम पड़े, और टैक्स जो है वो जो टैक्स से मनी हो रहा है उससे उनको सब्सिडीज़ मिल जाएं, ताकि आवाम जो है जो कोविड के भी नज़र हो चुके थे 2 साल, कोविड में भी उनको सस्टेनेंस दी गई और कोविड के पोस्ट कोविड भी उनको सस्टेनेंस देने की पूरी कोशिश की गई, कर्जे फराहम किए गए और बहुत सारी चीज़ें की गई ताकि आवाम जो हैं वो एकदम से इसकी फाइट में नहीं आए। मगर अफसोस की बात यह है कि अभी जो इन्होंने पेट्रोल का बम गिराया है ये कहकर कि जी हम तो मजबूर थे और हमारे पास कोई चारा नहीं था, इसके लिए इनके पास तरीका था जिसमें ये लोग इतना डायरेक्ट प्रेशर दे के आवाम को वो नहीं कर सकते थे। इनको अपनी बहुत सारी चीज़ों पे बचत करने की ज़रूरत है और कर पर ज़रूरत थी कि उन्होंने 2 महीने के अंदर इतनी डेफिसिट में भी लेकर गए। आप देख सकते हैं इनके खर्चे और जो इन्होंने जो चीज़ें की हैं वो बड़ी क्लियरली इंडिकेटिव हैं कि कितना इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर रहा है इस लेटेस्ट गवर्नमेंट का, कि अपने खर्चों को तो इन्होंने नहीं रोका, अपनी किसी चीज़ को इन्होंने कम नहीं किया और उस तरह से प्रेशर डाला है आवाम के ऊपर। जो आवाम एट द एंड ऑफ द डे जो आप बात कर रहे थे कल, वो आज उससे आज जुड़ी हुई है वो बात कि जब आवाम की जो बेसिक नीड्स हैं उन पे आपने इस वक्त बहुत बुरी तरह से डाका मारा है, और जितना आपने पेट्रोल बम गिराए हैं, हफ्ते भर के अंदर 3 पेट्रोल बम गिराए पेट्रोल बम, वो उससे इस वक्त आवाम जो है वो बिल्कुल शहतर रह गई है। और ये जो 3 साल 8 महीने की हमारी हुकूमत थी जिसके अंदर आप हमें इनकॉम्पिटेंसी का गिला करते थे और हमारे ऊपर शिकायत थी, और आप लोग महंगाई मार्च लेके सिंध से पहुंच गए थे इस्लामाबाद तक, तो अब क्या उस महंगाई मार्च का कोई तसल्सल होना चाहिए? जिस तरह आप FATF को जोड़ रहे हैं तमाम सालों से, इस तरह ये जो लोगों के ऊपर बम गिरे हैं क्या उसको भी हम तसल्सल से जोड़ लें कि अगर इस्लामाबाद तक गया तो अब इस्लामाबाद से वहाँ तक तमाम दुनिया की पाकिस्तान के नहीं, तसल्सल तो गजाला साहब अब कल आपकी कॉल है ना रात 9 बजे की, वो तसल्सल तो वो है, वो तो है क्योंकि देखिए वो कॉल इसलिए है क्योंकि लोग हमारी तरफ भी देख रहे हैं ना, क्योंकि हम लीडरशिप का एक रोल है हमारा भी, और हम इमर्ज होके आए थे एज अ पार्टी जिसने 2 उन बड़ी पार्टीज को नलिफाई किया था और गवर्नमेंट में 22 साल की जद्दोजहद के बाद ये वादा करके कि हम करप्शन को हटाएंगे। अफसोस सिर्फ हमें इस बात का है कि करप्शन इतना डीप रूटेड है और इतना डीप रूटेड था कि उसे हमने बहुत कोशिश के बावजूद भी वो और भी ताकत से वापस आया है, और अब जो अवाम है उन्होंने ही इस प्रेशर को, ये करप्शन का जो एक आसेब है जो अवाम के ऊपर है, इसकी वजह से अगर वो FATF से की ग्रेड साहब पॉइंट आ गया, मैं जरा बेग साहब की जाने पड़ूं। पॉइंट टेकन जी। बेग साहब ज़रा तफसील से आप बताइएगा, दोनों मौक़िफ़ आपने सुने, आपकी क्या राय है? एक तो सबसे पहले FATF पर राय दे दें और फिर हम आगे बढ़ते हैं, दीगर मामलात पर भी ज़रा कुछ बात करते हैं। सलाम साहब, बेसिकली तो क्रेडिट सारों को ही जाना चाहिए क्योंकि ये पार्लियामेंट ने अप्रूव किया और उन्हीं के कहने पे किया जो हमारे रियासत के अदारे और कोर सेल जो था। अब आगे आ जाते हैं कि
अच्छी चीजों का, अगर आप सारी चीजों का क्रेडिट लें तो बुरी चीजें हैं उसका क्रेडिट भी फिर आप ही को जाएगा। तो मैं समझता हूं कि अपने तौर पर सबने इसमें मदद की। किसी एक गवर्नमेंट को, किसी एक शख्स को इसका क्रेडिट नहीं जाता और ना ही लेना चाहिए। हाँ, पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा है, इससे हम निकलें और हमारी जो अपनी पाकिस्तान की ज़रूरियात हैं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, हमारी जो ट्रांजैक्शंस हैं, हमारी जो एक्सपोर्ट है, उसमें बहुत फ़ायदा होगा। तो जो मौजूदा गवर्नमेंट है, मतलब महंगाई का भी मैं अभी सुन रहा था, तो नेचुरली ये तो एक कंटिन्यूटी है। अगर वो इनको ब्लेम कर रहे हैं, ये पहले उनको ब्लेम कर रहे थे, लेकिन ये एक नेचुरल फिनोमेना है जिसको अब देखना आपने ये है कि इसको कंट्रोल कैसे किया जाए या इसको कम कैसे किया जाए। या आप कोई ऐसे मैयर्स ले लीजिए जहां से आवाम को कोई रिलीफ मिल सके, क्योंकि ना आपके पास पैसे हैं, ना आप प्राइस कंट्रोल कर पा रहे हैं, क्योंकि अगर पेट्रोल या डीजल की जो प्राइस है उसका इम्पैक्ट आपको हर चीज पे आएगा, वो आप माने या ना माने, डिस्क्रेडिट करें किसी को, लेकिन आपको ये सारी चीजों से गुजरना पड़ेगा। तो बेहतर तरीका यही है कि सारे मिलके इसके ऊपर एक फोकस करें और आवाम को अवेयरनेस दें कि कहाँ से बचत हो सकती है। इलेक्ट्रिसिटी बचा लीजिए, ऑयल का बिल कम कर लीजिए, ये फूड सिक्योरिटी के ऊपर काम होना चाहिए। आपका 13 बिलियन US डॉलर की तो आपने गंदम इंपोर्ट करनी है, 13 बिलियन आपके पास है नहीं। तो मकसद ये है कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो पॉलिटिक्स के हट कर होनी चाहिए और उसके ऊपर सारे पार्लियामेंट्री, जिनको देखिए अपोजिशन या गवर्नमेंट हो, इनको वोट हम सब पाकिस्तानियों ने दिए हैं और इनको हमने पार्लियामेंट में इसीलिए भेजा है कि आप कानून साजी कीजिए और मुल्क का और अवाम का जो भी जहां भी ख्याल हो वहां काम हो, बजाय इसके कि आपस में ब्लेम गेम हो। वो टाइम गुजर गया, अब नो, लेट्स गो बिहाइंड दिस। पर सर, इसके लिए जो यूनिटी चाहिए वो तो है नहीं है इस वक्त मुल्क के सियासी मंजरनामे पे। एक तरफ बिल्कुल एक अलहदा बयानियाँ लेकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक जमात खड़ी हुई है और फिर मखलूत हुकूमत इन जमातों ने बनाई हुई है, और कोई सूरत नज़र नहीं आती है कि ये सब स्टेक होल्डर्स एक साथ बैठ जाएं, क्योंकि मसाइल का हल तो तभी निकलेगा। या कोई ऐसी पावर है जो ये करवा सकती है? पावर तो है जी, जो पहले भी करवाती रही है, ऐसा नहीं है, लेकिन मसला ये आ रहा है कि खान साहब को थोड़ा सा सोचना चाहिएगा इस मुल्क के लिए। आप अकेले हुकूमत नहीं कर सकेंगे। आपको इन्हीं जिनको आप चोर डाकू कह रहे हैं ना, आपने उनके बारे में मतलब मीडिया ट्रायल तो किया है, कोई चीज प्रूफ तो नहीं की, कोई डॉलर वसूल नहीं हुए, कोई पैसा वसूल नहीं हुआ। इन्हीं लोगों के साथ आपने बैठना है असेंबली में। आप 131 सीटें छोड़कर बाहर चले गए हैं, ये जमहूरी रवैया नहीं है। आप उसी पार्लियामेंट में, लोगों ने यहाँ बीबी साहिबा ने 18 सीटों से पार्लियामेंट में बैठी है, नवाज शरीफ 17 सीटों के साथ बैठे हैं, आपके पास तो 131 हैं और फिर आप बाई इलेक्शन में भी जा रहे हैं। ऊपर से एमएनए उसको कह रहे हैं रिजाइन करो, उसमें भी 2 नंबर ही है। रिजाइन करना है तो प्रॉपर करें और फिर पार्लियामेंट से बाहर आ जाएं। वो एक सेकुलर स्टाइल परफॉर्मा भर के सबके दस्तखत करवा दिए, इस तरह नहीं होता। फिर आपने जो बिहेवियर किया, रिजाइन दे, मतलब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद, फिर आपके गवर्नर, फिर आपका जो सदर है, ये जमहूरी रवैया नहीं है, ये गलत रवायत आपने डाल दी है। आपने सियासत करनी है तो सियासत ही में रह के सियासत करेंगे। आप कोई और तरीका नहीं है कि आप यहाँ पे आए और आपके कब्जा कर लें। आप पहले भी वोट के जरिए ही सरकार में आए थे, दोबारा भी वोट के जरिए ही आएंगे। तो इस तरह बिल्कुल रद्द कर देना कि मैं बात नहीं करूंगा, तो भाई आप तो कोई ऐसा नहीं है। ये अगर सियासत है तो सियासत में अपोजिशन जो है वो भी वोट पाकिस्तानियों के लेके आई है, वो उन्होंने कोई इंडियन से वोट नहीं लिए। तो मकसद ये है कि अगर आप पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इस मुल्क में नहीं लाते तो अरसलान साहब कोई काम आगे नहीं बढ़ेगा। हाँ, आपने कर ली जितनी दिंगा मुश्ती करनी थी कर ली, आपने अपने लॉन्ग मार्च का हाल भी देख लिया। आप अपने साथ जो आपके पार्लियामेंटेरियन हैं, आप उनको भी ज़लीलो ख्वार करवा देंगे और वो बेचारे सियासत उन्होंने अबाव अजदाद से करते आ रहे हैं, उनके लिए चॉइस को नहीं छोड़ रहे आप, क्योंकि आपका ज़हन एक है, आप किसी से मशवरा भी नहीं करते। 131 सीटें छोड़ के कोई पार्लियामेंट से बाहर जाता है और आपके इस तरह लोग टूट जाएंगे। आपने अपनी पार्टी का हाल क्या किया है? तो मकसद ये है कि थोड़ा सा सोचना चाहिए कि इस मुल्क को राइटली सेट एक सब पॉइंट आ गया उनकी नज़र में, ये एक जहाद है बहरहाल जो वो कर रहे हैं। गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, एक ब्रेक की जाने बढ़ेंगे, ब्रेक से वापस आकर मजीद बात करते हैं, साथ रहिएगा।
वेलकम बैक। मैं ज़रा शैला साहिबा से अब महंगाई पे जान लूँ। शैला साहिबा, एज ए मैटर ऑफ फैक्ट शहबाज शरीफ साहब भले वज़ीर आज़म हों पर एक मखलूत हुकूमत है, आपकी जमात स्टेक होल्डर है, आपके वफाकी वज़रा हैं, काबीना का हिस्सा हैं। ये जो अब महंगाई है, और अभी गजाला साहिबा बड़ा दुरुस्त फरमा रही थी कि अभी तो बिलावल साहब मार्च लेकर आए थे, नून लीग मार्च लेकर आई थी। अब इस महंगाई पर तब यही तो कह रहे हैं खान साहब और पीटीआई भी कि हम भी कहते थे कि ये आलमी मसले हैं, महंगाई एक आलमी मसला है, पूरी दुनिया में कोविड जैसी वबा का सामना किया। अब आप लोग क्या जवाब देंगे कि ये महंगाई क्यों है, जो कि एक रिकॉर्ड सतह की महंगाई है और एक आम आदमी पिस रहा है, और इसके बाद आपने जब भी जाए इलेक्शंस में भी जाना है, आम आदमी को जवाब भी देना है। आलमी सतह पे बेशक महंगाई है, लेकिन इस वक्त जो भारत में इन्फ्लेशन रेट है पाकिस्तान में उससे डबल है। उसकी वजह ये है, हालांकि एक वक्त था कि भारत कोविड में भी हमसे ज़्यादा सफ़र कर रहा था, और हम बार बार जो बात कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं, और इनके वज़ीर ख़ारजा ने भी बारहा की कि इन्होंने जो IMF से कर्ज़ा लिया है उसकी शराइत इंतहाई सख्ती। $1 अरब इन्होंने रिसीव किया, 4 फरवरी 2021 में उस पर साइन किए गवर्नर स्टेट बैंक ने और शहजाद ये शौकत तरीन साहब ने, और फिर उनको यकीन दिलाया, और IMF की वेबसाइट पे सब कुछ मौजूद है। मैं रोज़ाना ये बात करती हूँ और करती रहूँगी कि IMF की वेबसाइट पे ये मौजूद है कि इन्हें जो है 21 नवंबर से जो है पेट्रोलियम प्रोडक्ट और लेवी पे जो है फ़ी लीटर 4 रुपये बढ़ाने थे, और लेवी को 30 तक ले जाना था, और सेल्स टैक्स बढ़ाना था। ये माहिदा करके आए थे, लेकिन इन्होंने ये नहीं किया, इसके बावजूद भी कि इन्होंने सितंबर में 17 को यकीन दहानी भी कराई थी। और नतीजा फिर ये हुआ कि IMF के साथ साथ जो इंटरनेशनल ममालिक भी हैं उनकी भी ये मशरूत थी कि IMF की शराइत पूरी करें, और उसके बावजूद भी मुल्क में इनके दौर में महंगाई और हो रही थी। तो अब जब आपने जब आपको पता चल गया, खुद शेख रशीद कह रहे हैं कि हमें पता चल गया था अक्टूबर में, तो आपने जो है वो कम अपनी शराइत के मुताबिक कम कीमतें बढ़ाई, और जाने से पहले तो आपने बढ़ा के 10 रुपये वापस ले लिए 12 में से, जिस पे शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने स्टेटमेंट भी दिया था। तो फवाद चौधरी साहब ने अपने स्टाइल में उनका मजाक उड़ाया था कि हमने वापस ले ली तो ये परेशान हो रहे। तो जब दुनिया में कोई माहिदा किया जाता है, कोई मुल्क जब करता है, तो उसकी क्रेडिबिलिटी की बात होती है कि वो मुल्क उस माहिदे को शराइत पे पूरा उतरे। तो ये जो एक क्रेडिबिलिटी थी और डिफ़ॉल्ट हो सकता था पाकिस्तान, हमने उसके बाद इनकी शराइत को रिवाइज़ भी कराया है, वरना अब तक पेट्रोल 300 रुपये लीटर पे होता, और ये उसका ही शाखसाना है। जैसे ये क्रेडिट ले रहे हैं और हम भी दे रहे हैं कि ठीक है कि इस्टेब्लिशमेंट कोर्ट ने जो है ये सब कुछ करवाया, वरना आप तो ऑर्डिनेंस ला रहे थे, आप तो बात नहीं करते थे, आपने किसी बिल पे लाने से पहले मशावरत नहीं की। लेकिन और आपके वज़ीर ख़जाना इस कदर वज़ीर ख़ारजा इस कदर परेशान थे कि वो उसामा बिन लादेन के ऊपर भी क्या स्टेटमेंट दे रहे थे। तो ये टेरर फाइनेंसिंग के मैटर हैं, और इस वक्त मैं यही कहूँगी कि 2018 का एक्शन प्लान और 21 का 2018 में आप आखिर के वक्त आए ज़रा, ये उससे पहले का एक्शन प्लान है, और 21 का ये अल्हम्दुलिल्लाह इनको एक्नॉलेज किया गया है, इनके अमल पे आपका भी इसमें है। पॉइंट आ गया, ये नमक बर हमारा भी है, नमक बर हमारा भी है कि बर्लिन में हो रही है, और वहाँ की वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान आई चेयरमैन बिलावल से मिलने, और बहरहाल इसमें एक किसी हुकूमत का इम्प्रेशन भी होता है। ठीक, मैं गजाला साहबा आपसे जानना चाहूँगा, ये तो एक नैरेटिव की जंग है, चलती रहेगी। आप इनको इल्ज़ाम देते हैं महंगाई का, ये आपको देते हैं, ये तो अब आम आदमी ने डिसाइड करना है वोट के ज़रिए, जब भी व्हेन इट विल बी द राइट टाइम। एक चीज़ सिर्फ मुझे बता दें, अब कल की जो एहतजाज की कॉल है PTI की, मुल्कगीर एहतजाज रात 9 बजे गालिबन, अगर मैं गलत नहीं हूँ, लेकिन जो खान साहब 25 तारीख को यहाँ कमिट करके गए थे, अब तो उनका वर्कर पूछता है वो चंद दिन, अब तो चंद हफ्ते हो गए, दोबारा उन्होंने कोई अपना लाएअमल नहीं अभी तक तैयार किया, क्या ताख़ीर है? पहले बड़ी जल्दी में आ गए थे, अब क्यों बिल्कुल खामोशी है? और ये रात 9 बजे के बाद वाला एहतजाज क्या है? देखिए, शैला रज़ा साहिबा ने अपने बहुत सारे सवालों का खुद ही जवाब दे दिया है,
क्योंकि 24 से 26 जो इंडिकेटर्स थे उसको तो हमने टिक मार्क हो गए थे और सही थे, मगर जहाँ तक ये महंगाई का बॉम्ब जो इन्होंने छोड़ा है अपनी डिप्लोमेसी के हाथों, जो ये कह रहे हैं कि जी इसमें हमारा बहुत बड़ा हाथ है जो डिप्लोमेसी की है, तो आपने इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में माशाल्लाह +1 हो गए आप, मगर आपने जो लोकल डिप्लोमेसी है, जो आम लोगों की रसाई है अजनास, रोज़ाना की इस्तेमाल के अजनास तक, वो आपने उनकी बिल्कुल मादूम कर दी, गायब कर दी। तो ये चीज़ जो है इसमें आप लोग बहुत नंबर लेते हैं और यकीनन आपका इसमें बहुत बड़ा हाथ है। दूसरे ये कि आपने बहुत वाज़े तौर पे ये भी कह दिया कि इस्टेब्लिशमेंट का इसमें हाथ है, वाकई इस्टेब्लिशमेंट का हाथ है। कल तक जो इससे आप सिलेक्टेड कहते थे वो बेसिकली इलेक्टेड था, और अब आप लोग जो आए हैं वो भी उसी एक जिसके आप लोगों ने बकौल शहबाज शरीफ साहब जो करते आए हैं वो करके उन्होंने बूट पॉलिश करके अपनी जगह बना ली, और फिर उसके बाद एक चलती हुई हुकूमत जो कि स्ट्रेटेजिकली आगे जा रही थी और जिसने देखने की कोशिश की कि अब IMF, देखिए मैं वो ये देखिए बैकग्राउंड के बगैर तो बात हो नहीं सकती ना कि मैं आपको एकदम से बीच में एक जवाब दे दूं। और ये 25 मई की जो बात हो रही है उसमें पूरा शहर इस्लामाबाद प्रोटेस्टर से भरा हुआ था। इन्होंने जहरीली गैसें, जो हम पूरी रात वहाँ पे खड़े रहे हैं और 10-10 दिन तक जो है रातों की नींदें ख़राब हुई हैं, साइनसेस हो गए, किसी के लंग के अंदर इन्फेक्शन हो गया। ये इन्होंने लोगों पे भरपूर एक गैसेस फेंकी गई, पेट्रोल बम तो बाद में फेंके गए, उससे पहले उन्होंने जहरीली गैसें फेंकी और अवाम को इन्होंने हर तरह से मुंतशिर करने की कोशिश की। इतना ज़्यादा इनको खौफ था कि पता नहीं धावा ना बोल दें। इनके जो इंटीरियर मिनिस्टर हैं उन्होंने इसको खूनी मार्च कहा, जबकि कहीं पे भी पीसफुल मार्च के अलावा कोई बात नहीं हो रही थी। खूनी मार्च का नाम दिया। मैंने गुज़ाला साहिबा सिर्फ ये पूछा वो चंद दिन में दोबारा लाएमल देना था। के बाद कल की बात आप कर रहे हैं, कल जो 9 बजे के बाद रखा गया है वो इसीलिए रखा गया है कि लोग जो हैं, एक तो छुट्टी का दिन है, कल को ये ना कहते कि जी लोगों के बिजनेसेस बंद करवाए गए, दिन दहाड़े दुकानें बंद करवा के किया गया, गरीब वैसे ही पिस रहा था उसके बिजनेस बंद करवाए गए। छुट्टी का दिन है, शाम का वक्त है और सबको पीसफुल एहतजाज करने का हक है। ना वहाँ दुकानें खुली होंगी, ना कोई पथराव हो रहा होगा, ना कोई गुंडे जाएंगे दुकानों पे MQM के गुंडों की तरह और जाके पूरे शहर बंद करवा रहे होंगे। हर शहर में एक जगह डिसाइड हो गई है, वहाँ पे पीसफुल एहतजाज होगा और अवाम का ये हक है और अवाम के लीडर्स का भी हक है। मोहसिन साहब से एक चीज़ क्विकली बेग साहब क्विकली सर, अभी भी बहुत सारे लोगों का ये ख्याल है कि शायद कुछ ऐसा तब्दील होगा कि जुलाई के पहले हफ्ते में इलेक्शंस की बात आ जाएगी। कुछ लोग फाइनेंशियल इमरजेंसी की भी बातें यहाँ पर करते फिर रहे हैं। डू यू थिंक कि ऐसा कुछ होने वाला है कि कोई अब गुंजाइश है, या ये जो गवर्नमेंट इस वक्त है ये अपनी मुद्दत पर ही इलेक्शन की तरफ जाएगी? देखिए जी, मेरे तो ख्याल में, मेरा ख्याल में ये गवर्नमेंट जो है मुद्दत पूरी करेगी और इस वक्त फाइनेंशियल इमरजेंसी की जरूरत बिल्कुल है। और जहाँ तक बात ही है गुज़ाला साहबा कर रही थी, मैं समझता हूँ कि इनकी लीडरशिप को चाहिए अपने ख्यालात को रिविजिट करें और वे फॉरवर्ड देखें कि इसको आपने अपनी सियासत को कहाँ लेके जाना है। और इस तरीके से एहतजाज मैं समझता हूँ इनका हक है, इनको करना चाहिए। बाकियों ने भी किया जब इनकी गवर्नमेंट थी। महंगाई एक फिनोमेना नेचुरल ग्राउंड रियलिटीज पे है, इसमें कोई शक ही नहीं है। इससे निकलना, इनकी गवर्नमेंट होती, ये गवर्नमेंट है, निकलना पॉसिबल नहीं है। तो ये टाइम लगेगा, सबको मिलके कोशिश करनी पड़ेगी और इसको एकदम तो कोई शख्स खत्म नहीं कर सकता। और ये ब्लेम गेम उसी तरह चल रही है, उसने क्या कहा, उसने क्या कहा, उसने क्या किया। मैं ये समझता हूँ कि इससे आगे निकलिए प्लीज, और ये मुल्क को बचाने का वक्त है। सबने सियासत बहुत कर ली है, ये 11 पार्टीज की हुकूमत है। आप इनके साथ अपोजिशन कीजिए, लेकिन पार्लियामेंट के अंदर कीजिए यार। आप इनको टफ टाइम दे सकते हैं। और आप इनके देखिए, अपोजिशन लीडर खान साहब बनने में क्या एतराज था, आप क्यों बाहर निकल गए? और फिर बाहर निकल के फिर आप बाई इलेक्शन में भी हिस्सा ले रहे हैं और ऊपर MNA जो है उन्होंने रिजाइन दिया हुआ है। किस तरह, अगर फर्स्ट कीजिए ये लोग जीत भी जाएं और कल पार्लियामेंट में फिर इन्हीं लोगों के साथ आपको बैठना पड़ेगा। आप फिर क्या जीत के फिर रिजाइन करेंगे? तो मुझे नहीं समझ आ रही कि खान साहब क्या सोच रहे हैं, ये तरीके इंसाफ क्या सोच रही है, किस तरीके से ये वे फॉरवर्ड करेंगे। और ये जो MNA हैं ये रिजाइन करके क्या करेंगे?
मतलब आपको वोट अवाम ने इसलिए दिया था कि आप पार्लियामेंट में जाके इनके हकूक की बात करें, तो आप बिल्कुल एक मुख्तलिफ रास्ता लेके चलेंगे जो कि जमहूरी सोच नहीं है। तो मैं समझता हूँ ठंडे दिल से सोचे, ठीक है आपको डिफीट हुई, किस तरीके से उस बहस पे नहीं जाते, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ वो जमहूरी तरीके से हुआ। बिल्कुल सही सर, मेरे पास वक्त खत्म हो रहा है। तीनों रिस्पेक्टेबल गेस्ट का बहुत शुक्रिया। आज के प्रोग्राम से इतने। इरशान खालिद को इजाजत दीजिए। अल्लाह ने की बात।